जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो पॉलिटी का आज हम लोग 21 से लेकर 30 टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कमीशन ऑन द स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि राज्य के गठन का आयोग। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कि कौन से कमीशन है स्टेट के गठन के लिए, राज्यों के फॉर्मेशन के लिए। सो सिटीजनशिप के बारे में फिर हम जो है वो चर्चा करेंगे, यानी कि नागरिकता के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सिटीजनशिप एक्ट के टर्म्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। राइट, टर्म्स मतलब कि कुछ जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्ड्स के मीनिंग वगैरह क्या होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब जो है वो क्या होता है। तो इस प्रकार के टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन की, सिटीजनशिप जो नागरिकता जो होती है वो कैसे खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के। फिर हम लोग आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग आर्टिकल 14 टू 18 यानी कि राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो ये सब पूरे टॉपिक्स है 21 टू 30 जो आज हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। अब गाइस इस टॉपिक के अंदर हम लोग आपका टॉपिक 26 और 27 दोनों कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इवन जो आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, आपको जब आप ऑफिसर बनोगे, ऑफिसर बनने के बाद आपको जनता को उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके मौलिक अधिकार ही जो है वो सिखाने हैं, बताने हैं। तो हम ये ट्राई करेंगे कि अभी के अभी आपको ये पूरे फंडामेंटल राइट्स याद हो जाए। याद हो जाए मतलब क्लियरली याद हो जाए, कुछ नहीं है, 3-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो फंडामेंटल राइट किस पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 3 के अंदर। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है, प्रोडक्ट्स बताओ। पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हम लोग को देखने को मिलता है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 टू 35। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, अब 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं मेनली। और 6 इसलिए क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो हटा दिया, क्योंकि आर्टिकल 31 का हम लोग को देखने को मिलता था। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, आर्टिकल 31 को जो है वो हटा दिया। आज की डेट में हम लोग को 6 ही फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। राइट, इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी आज की डेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है तो कौन सा अधिकार है? तो ये लीगल राइट है। क्या है ये? लीगल राइट। इसको हटाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया। क्लियर? अब बहुत ध्यान से सुनो, एक एक करके। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 जो है वो क्या है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। एंड वी विल ट्राई कि अभी के अभी हम जो है वो पूरी चीजों को याद करें। आर्टिकल 12 किसकी बात करता है? स्टेट की बात करता है। अब आपका जो टॉपिक है 28, आपके नोट्स में 28 नंबर का जो टॉपिक है वो स्टेट का एक्सप्लेनेशन है। तो वो मैं अभी के अभी तुरंत दे देता हूँ। स्टेट का मतलब क्या राज्य है? नहीं। आर्टिकल 12 जो अनुच्छेद 12 जो हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है, उसमें जो स्टेट लिखा हुआ है वो स्टेट यूज किया जाता है गवर्नमेंट के लिए। वो स्टेट यूज किया जाता है लोकल अथॉरिटी के लिए। जो जैसे कि जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे, राइट, या फिर आपका एसपी का कार्यालय होगा, जब आप आईपीएस बनेंगे, राइट, तो उस दौरान वो जो कार्यालय है, वो जो लोकल ऑफिस है, वो भी स्टेट कहलाएगा। स्टेट मतलब अथॉरिटी से है। जैसे कई बार आप न्यूज सुनते होंगे, इंटरनेशनल न्यूज, कि इंडियन स्टेट विल बिकम द बिगेस्ट इकोनॉमी इन फ्यूचर। तो इंडियन स्टेट मतलब किसी राज्य की बात नहीं हो रही है, पूरे इंडिया की बात हो रही है, पूरे इंडिया की टेरिटरी की बात हो रही है। अगर कोई ऑर्डर इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बोलते हैं स्टेट ने ऑर्डर जारी किया, किसी राज्य की बात नहीं, स्टेट। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 जो स्टेट की बात करता है वो राज्य की बात नहीं करता है, वो बात करता है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या लोकल अथॉरिटी की या स्टेट गवर्नमेंट की। सभी कुछ स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है समझ में आ गई? तो आपका ये 28 नंबर वाला जो टॉपिक मतलब वो है, टॉपिक को भी फिनिश हो गया। अब आपका 29 नंबर वाला टॉपिक भी है, वो अभी कभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ फंडामेंटल राइट किसी भी कानून के ऊपर नहीं है। मतलब कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट बना रही है और वो कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है,
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो वो कानून बेकार, खराब, निरस्त कर देगी कोर्ट उस पर्टिकुलर कानून को। तो ये फैक्ट ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट से ऊपर कोई भी कानून नहीं है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है आर्टिकल 13 में। तो हमारा 29 नंबर वाला टॉपिक भी हो गया फिनिश आज का। अब 30 नंबर वाला जो टॉपिक है ये अलग से थोड़ी देर में बताता हूँ। ये राइट टू इक्वलिटी वाला टॉपिक है। तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो याद करने का है। पूरे 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट कौन से हैं वो अभी हम याद कर लेते हैं। स्टार्ट करो बोलना। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? स्टेट की डेफिनेशन की। आर्टिकल 30 किसकी बात करता है? कि कोई भी दूसरा कानून फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं है। फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है, सबसे, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। उसका उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून जो है वो निरस्त कर दिया जाए। तो आर्टिकल 12 और 13 याद हो गया। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 18 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार की बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 किसकी जो है वो बात कर रहा है? राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है। आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 23 और 24 जो है वो किसकी बात कर रहा है? राइट, 23 और 24 जो है वो किसकी बात कर रहा है? तो 23 और 24 बात कर रहा है एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि किसी के साथ किसी प्रकार का जो है वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, प्रताड़ना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, राइट, उसकी बात करेंगे। आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। तो ये आर्टिकल जो है वो 23 और 24 बात कर रहा है एक्सप्लॉइटेशन की। आर्टिकल 25 से 28 जो है वो बात करता है रिलीजन की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि एक व्यक्ति अपने धर्म से रिलेटेड उसको आजादी है, उसको धर्म में मानना है, नहीं मानना है, किस धर्म में मानना है, किस में नहीं मानना है, सबकी उस व्यक्ति को आजादी दी है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29, 30। और आर्टिकल 30 पर हटा दिया गया। बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि किस आर्टिकल के, सॉरी, आर्टिकल 30 पर क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। ये अब लीगल राइट है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हटाया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको हटाया गया। तो हमने कहां तक बात कर ली? 12 से लेकर 31 तक पहुंच गए हम। 12 से लेकर 31 तक पहुंच गए। आर्टिकल 32 किसकी बात करता है? कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि अगर आपके कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप तुरंत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं, तुरंत। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास तो पहुंच सकते हो, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि तो आपको पहले बोलेगी कि पहले हाई कोर्ट चले जाओ। सेम वैसे ही अब इसमें आपको ये नहीं बोलना कि अरे यार ये तो सुप्रीम कोर्ट तो उल्लंघन कर रही है। भाई फंडामेंटल राइट्स बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हो, और हम पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हमें हाई कोर्ट भेज रही है, ये क्या बात है? देखो भैया, जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है और बोल रहा है कि सर मैडम हमारे घर में चोरी हो गई है, मदद कर दो, तो आप उनको क्या बोलोगे? कि आप पहले अपने क्षेत्र के थाने में एफआईआर दर्ज कराइए। क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई है अपने क्षेत्र के थाने में? बोलेंगे नहीं। मतलब पहले एफआईआर दर्ज कराइए, फिर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे पास आना, हम देखेंगे। तो दिस इज अ प्रोसीजर। आपने एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मना नहीं किया सामने वाले को उसकी मदद करने के लिए, आपने उसको रास्ता बताया। अच्छा, अब वो आ गया, उसकी कार्रवाई नहीं हो रही, वो फिर आया, फिर आप उसकी थोड़ी मदद करोगे। फिर आप क्या करोगे? आप एसडीएम को कॉल लगाओगे, या फिर आप क्या करोगे? आप अपने क्षेत्र के जो है वो आईजी को कॉल करोगे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप टीआई को फोन नहीं करोगे, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टीआई को फोन नहीं करता है, और इवन फोन तो करते ही नहीं है लोग। जब आप पोजीशन पर होगे ना, तो क्या करोगे? आप अपने सेक्रेटरी को बुलाओगे, सबऑर्डिनेट, अरे यार वो उसको बोलना आईजी को मुझे कॉल करे, तो वो करेगा आईजी को कॉल, फिर वो आपके पास कॉल करेगा। इट इज अथॉरिटी। ये ऐसे काम होता है। अगर आप डीआईजी के पास जा रहे हो किसी कंप्लेंट को लेकर, और तो डीआईजी को अगर सीएसपी से कनेक्ट करा रहा है, चलो छोड़ो, आपको अगर टीआई से भी कनेक्ट करना है तो आप खुद फोन नहीं करोगे। तो ये कुछ पावर्स और चीजें होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है।
कि फोन तो सबऑर्डिनेट ही करेगा, हम नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से नंबर डायल नहीं करेंगे, हम उठाएंगे बस। सो दिस इज द पोजीशन एंड दिस इज द पावर व्हिच ही विल गोइंग टू गेट। और जब उसके पास जब जाएगा ना कॉल, और वो कलेक्टर मैडम का, कलेक्टर साहब का उनने कॉल आया, उन्होंने बोला कि तुरंत आपको आपसे बात करने के लिए, उन्होंने बोला कि तुरंत आप फोन लगाइए। अरे भाई, सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी, कलेक्टर फोन कर रहा है या कलेक्टर को मुझे फोन करना है, वो पहली बात तो डर जाएगा कि मुझसे गलती तो नहीं हो गई। इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो ये एग्जाम आपको इतनी पावर जो है वो प्रोवाइड कराने वाला है। तो चलो रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन याद हो गया, समझ में आ गया। आर्टिकल 13 कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर रहा है वो कानून नल एंड वॉइड हो गया, यानी कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर माना जाएगा। आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, राइट। आर्टिकल 23 24 एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 24 हो गया राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 30, आर्टिकल 29 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये याद रखो, बार बार बोलते याद हो जाएगा। ये चीज जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है उसको हाईलाइट करके रखो, रोज सामने टेबल पे रख दो, रोज उसको पढ़ना है। या फंडामेंटल राइट का एक चार्ट बना लो, उस चार्ट को रेगुलर रिवाइज करो। तो ये आपका कार्य है, ये आपका एक छोटा सा टास्क है, होमवर्क है जो आपको आज करना है। तो हमने कहा था बात करी 30। आर्टिकल 31 किसकी बात करता है? राइट टू प्रॉपर्टी। देखो अबॉलिश हो गया। आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो उल्लंघन होने पर। 12 से 32 याद हो गया। 33 पार्लियामेंट के पास पावर है पार्ट 3 में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स पेंशन किसी भी चीज को अमेंड करने की। तो फंडामेंटल राइट्स अमेंड भी हो सकते हैं, पार्लियामेंट उसको अमेंड करेगी। तो आर्टिकल 33 ये बोलता है। आर्टिकल 34 ये बोलता है जब भी मार्शल लॉ लग रहा है, मार्शल लॉ यानी कि इमरजेंसी, मार्शल लॉ यानी कि आर्म्ड रूल, प्रेसिडेंट रूल, जब भी ये लगेगा तो आपकी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी उस पर्टिकुलर पीरियड में। आप कोर्ट नहीं जाओगे कि इमरजेंसी लगी हुई है, बट जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो रही है, जैसे ही मार्शल लॉ खत्म हो रहा है, आप कोर्ट में जाकर अगर आपके फंडामेंटल राइट को उल्लंघन हुआ आप केस कर सकते हो। तो आर्टिकल 34 इसकी बात करता है कि मार्शल लॉ के समय पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। अब आर्टिकल 35 जो है वो किसकी बात करता है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 जो है वो बोलता है, कानून बनाने की बात करता है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए पार्लियामेंट कानून बनाए। तो ये है 12 से 35, बार बार रिपीट करना, याद हो जाएगा, ये चीज याद रखनी है। अब ये मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए काम की चीज, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है फंडामेंटल राइट्स की। तो ये आपका 26 वाला टॉपिक है, फंडामेंटल राइट का पूरा कवर हो गया। अब ये 27 हम लोग कवर हो आपके नोट्स का कि क्या क्या विशेषताएं हैं फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार। पहली चीज, नॉट एब्सोल्यूट, 100% नहीं है फंडामेंटल राइट। एग्जाम्पल के तौर पर आप रात में 2 बजे किसी के घर के अंदर घुस जाओ और बोलो मेरे पास तो कहीं पर भी जाने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति, अगर आपको फ्रीडम है कहीं पर भी मूव करने का, राइट, फ्रीडम टू फ्रीली मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो फ्रीली मूव का मतलब ये नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस चले जाए, आप यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस चले जाए बिना अथॉरिटी के, उठाकर फेंक दिया जाएगा मुझे, और फिर आप वो भी नहीं सकते जाकर कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया। फंडामेंटल राइट का तो लिखा है कैन मूव फ्रीली एनीवेयर। अरे इट इज नॉट एब्सोल्यूट, 100% नहीं है फंडामेंटल राइट, राइट। आप 100% नहीं है, मतलब पब्लिक प्लेसेस में जाओ। अच्छा एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि आपको एक चीज पता है कि आपके फंडामेंटल राइट ये कहते हैं कि आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसके अलावा भेदभाव हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक क्लब है, एक डिस्को क्लब है, आप वहां पर गए, आपने चप्पल पहनी हुई है और फॉर्मल पहने हुए, या फिर अगर आप वुमेन है तो आपने साड़ी पहन के गए हो, ठीक है, और आपको वहां पर बाहर बाउंसर खड़ा हुआ है, वो आपको रोक रहा है, बोल रहा है यू आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड सर एंड मैम, बिकॉज वी ओनली अलाउ
द पर्सन हु आर इन कैजुअल ड्रेस, या फिर बोलेंगे कि हाँ आज ब्लैक थीम है, आप ब्लैक पेन भी नहीं आया तो आप नहीं आ सकते। तो क्या आप चिल्लाओगे कि अरे यार ऐसे दिन तो मेरे को पब्लिक प्लेस ही है पब, ये तो हमें जाने नहीं दे रहा, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। अरे भैया फंडामेंटल राइट में क्लियरली लिखा है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव सिर्फ इन 5 चीजों के आधार पर नहीं होना चाहिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स मतलब जेंडर वाला, राइट। तो इन 5 चीजों के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, बाकी चीजों के आधार पर भेदभाव कर सकते हो। बट आपको कायदे में मुझे ये बोलना चाहिए था कि सर अगर बाउंसर हमें रोकेगा नहीं तो हम अपना आईडी कार्ड निकाल के देंगे जिसके आगे नाम लिख के आगे लिखा होगा आईएएस, आईपीएस, आईएएस या आईपीएस वगैरह जो भी आपकी पोजीशन है, तो हमें रोकेगा, ये ले बेटा चलो, फिर वो सैल्यूट मारेगा। ये एटीट्यूड लेकर आप कि हमें कौन रोकेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को कोई नहीं रोकता। उस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर जगह हर पावर आपके पास है। तो हमने क्या चीज देखी, पहला पॉइंट 100% राइट नहीं, नॉट एब्सोल्यूट। सेकंड, परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट चाहे तब जब चाहे तब इसको हटा नहीं सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास हटाने की पावर है। बताओ कौन सा आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, अभी पढ़ा है, याद करो दी कौन। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट आपकी सस्पेंड हो जाती है, पता है ना, अभी पढ़ा हमने पार्शियल में थोड़ी। जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल हम लोग को, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक, ये उसका एक विशेषता है, आपको न्याय मिलेगा। आप फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटी देती है। ये विशेषताएं हम लोग को देखने को मिलती है फंडामेंटल राइट की, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये फंडामेंटल राइट का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। सिर्फ अब इसके बाद नोट्स को जो है वो देखना है, और भी चीजें आपको कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में एक एक करके, बस कदम बढ़ाए जाओ, पढ़ते जाओ।